हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी स्टडी करने से पहले सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होती हैं और जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स हैं वो फास्फोलिपिड्स हैं और थोड़ी बहुत कोलेस्टेरॉल होती है। जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% हैं। प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में होंगी वो 60 to 80% होंगी और 3% कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अब हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास कंपोजिशन है ये ऑन दी बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है, नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फास्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रोटीन से 50 टाइम्स ज़्यादा होंगे। अब क्योंकि मोस्ट कॉमन जो मॉलिक्यूल है या जो एक फ्रेमवर्क बनती है या जो दो लेयर्स बनती हैं वो लिपिड्स की होती हैं और फास्फोलिपिड मोस्ट कॉमन है। अब एक फास्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, 2 फैटी एसिड्स होंगे, एक फास्फेट ग्रुप होगा और एक नाइट्रोजन ग्रुप। अब कॉमनली जो फास्फोलिपिड को रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक हेड नज़र आएगा आपको। ये पोलर हेड होता है। इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये फास्फेट ग्रुप की वजह से है और इसमें जो नीचे दो टेल्स आपको नज़र आ रही हैं ये नॉन पोलर टेल्स हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स होंगी। जो ट्विस्ट आपको नज़र आ रहा है टेल में ये पॉइंट ऑफ अनसेचुरेशन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होंगे। अगर दोनों स्ट्रेट टेल्स हों इसका मतलब है दोनों जो हैं सेचुरेटेड है और दोनों में ट्विस्ट हों तो वो फिर दोनों अनसेचुरेटेड होती हैं। और ये टेल्स एक सेचुरेटेड भी हो सकती है और दूसरी अनसेचुरेटेड भी हो सकती है। अब एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? अब ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल है। दूसरी तरफ ये दो हमारे पास ये फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड से हाइड्रोक्सल आएगा और ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन आएगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड अटैच होगा। जो थर्ड कार्बन होगा इसके साथ फास्फोरिक एसिड अटैच होगा जो एज फास्फेट ग्रुप एक्ट करेगा। अब ये एक फास्फोलिपिड है और ये स्पेसिफिक फास्फोलिपिड है जिसमें हमने यहाँ पे एक सेचूरेटेड फैटी एसिड अटैच करवाया है। 18 कार्बन है, स्टीरिक एसिड 16 कार्बन ये हैं, एक ये और एक ये 18 कार्बन होंगे। इसी तरह से ही जो दूसरा फैटी एसिड हमने अटैच करवाया है इसमें भी टोटल 18 कार्बन है। जिस तरह से एक कार्बन ये है, 7 ये हैं तो ये 8 हो गए। ये हमारे पास 9th और 10th, फिर ये 7 17 और ये 18th। तो ये 18 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 9 और 10 में जो है ये अनसेचुरेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये जो ट्विस्ट आएगा। अब ये फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओ कार्बन ये एस्टर बन जाता है, यानी 2 फैटी एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास फास्फेट ग्रुप आ गया और तीसरा हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो कोलीन है। अब ये कोलीन का स्ट्रक्चर है CH2N, CH3 CH3 CH3। इसी तरह से ही इस कोलीन की जगह पे यहाँ पे आप सीरीन अटैच करवा सकते हैं। इसी तरह से ये इथेनॉल अमाइन अटैच हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक फास्फोलिपिड्स बन जाएंगी, जैसे फास्फेटिडाइल कोलीन, फास्फेटिडाइल सीरीन, फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। जो मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन्स में होती हैं वो ये फास्फेटिडाइल कोलीन है और लेसिथिन भी इन्हें कहा जाता है। और अगर हम लेसिथिन में से इन दो में से कोई एक फैटी एसिड रिमूव कर दे तो इसे लाइजोलेसिथिन कहा जाता है, लाइजोलेसिथिन। अब लाइजोलेसिथिन उस वक्त बनेगा जब हमारे पास ये एक एंजाइम होगा फास्फोलाइपेज, और ये फास्फोलाइपेज मोस्टली स्नेक की पॉइजन्स में होते हैं। जब लेसिथिन लाइजोलेसिथन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये लाइजो यानी ब्रेकेज
या ब्रेक डाउन। तो ये किसका ब्रेक डाउन करती हैं? लाइजोलेसिथिन ये ब्रेक डाउन करेंगी एरिथ्रोसाइट्स का, आरबीसीज का। तो ये जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड्स का, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये केमिकली हमारे पास फास्फोलिपिड ये है, जिसमें ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप होगा। जो आपके पास दो टेल्स जो हम इस डायग्राम में शो करते हैं, वो बेसिकली ये दो फैटी एसिड्स होते हैं, और ये आपके पास पोलर हेड है। अब आपने ये याद रखना है कि एक ही मॉलिक्यूल में पोलर और नॉन पोलर रीजन हों तो इसे एम्फीपैथिक कहा जाता है, क्योंकि इसके पास पोलर हेड है जो हाइड्रोफिलिक है और नॉन पोलर टेल्स हैं जो हाइड्रोफोबिक होंगी। अब हम आ जाते हैं जी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पे। ये 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल पेश किया। ये एक हाइपोथेसिस है और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि कंपोजिशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन ये मॉडल दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जैसा कि हम कहते हैं कि टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स हैं और वो लिपिड्स जो हमारे पास हैं वो टू लेयर्स बनाएंगी तो लिपिड बाई लेयर हो जाएगी, यानी फास्फोलिपिड्स दो लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगी। तो ये हमारे पास टू लेयर्स फास्फोलिपिड्स की बनेंगी। प्रोटीन्स इन लेयर्स में क्या होंगे? एम्बेडेड होंगे, वो नेक्स्ट डायग्राम में हम शो करेंगे। एक और तरीका होता है, हम कहते हैं देयर इज़ अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। तो समंदर लिपिड्स का है। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, नो डाउट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के ही ज़्यादा है, लेकिन जो हम परसेंटेज हमने स्टार्ट में बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है। प्रोटीन्स के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स लॉन्ग चेन्स होने की वजह से अमाइनो एसिड्स की इनका वेट ज़्यादा होगा। ये मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे, तादाद पे ज़्यादा होंगे, लेकिन इनका मास क्या होगा? कम होगा। अब फास्फोलिपिड्स को जब कभी भी वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये हमेशा दो लेयर्स बनाएंगी, और यही एनर्जेटिकली मोस्ट फिजिबल और स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि बाहर भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा सेल के, वहाँ पे भी वाटर है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी वाटर है। तो जब दोनों तरफ वाटर आएगा तो वाटर खुद पोलर है, तो ये फास्फोलिपिड्स के हेड पोलर वाटर को फेस कर रहे होते हैं, और ये वाटर इन लिपिड्स को एस्केप नहीं होने देगा और इन्हें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। अब इसके अंदर जो मिनिमम एक जो स्पेस बनती है, जो डायामीटर बनता है, वो 25 नैनोमीटर का होता है। और अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ फास्फोलिपिड की बाइलेयर का एक स्फीयर हो और इनसाइड वाटर ट्रैप हो जाए तो इसे लिपोसोम कहा जाता है, क्योंकि अब ये जो आपके पास नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, इन्होंने ख़ुद को वाटर से बचा लिया है। जब ये टेल्स आमने सामने आ जाती हैं और पोलर हेड्स दोनों जानिब वाटर को फेस करते हैं तो ये मोस्ट फिजिबल और स्टेबल स्ट्रक्चर होता है एनर्जेटिकली। अब जो है इस डायग्राम में हम जो है ये जो हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के दो पॉइंट्स कहे, उन्हें हम देखते हैं कि आपके पास टू लेयर्स लिपिड्स की हैं जिनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है। अब ये आप देखें जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का अगर एक ही लूप हो और दोनों मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच हो तो इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है, यानी सिंगल लूप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसी तरह से जो प्रोटीन्स दोनों लिपिड की लेयर्स के साथ अटैच हो लेकिन मल्टीपल लूप्स हों तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन तो हैं, यानी दोनों लिपिड की लेयर्स के साथ है लेकिन मल्टीपल लूप्स हैं। इसी तरह से ही आपके पास जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स कोवैलेंटली अटैच हो सकती हैं किसी भी एक लेयर के साथ। ये जो ज़िग ज़ैग पोर्शन हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का शो किया हुआ है, ये जो ब्लू हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं और ये ज़िग ज़ैग कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। तो प्रोटीन्स कोवैलेंटली अटैच भी हो सकती हैं, लेकिन अब इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, ये दोनों लेयर्स के साथ अटैच नहीं है। अब ये जो आउटर होगी ये आपके पास जो है नॉन साइटोसोलिक लेयर है लिपिड्स की, और जो साइटोप्लाज्म को फेस करेगी तो ये साइटोसोलिक
आपके पास लेयर है फास्फोलिपिड्स की। तो जो कोवेलेंटली अटैच प्रोटीन्स हैं ये नॉन साइटोसोलिक साइट पे भी हो सकती हैं और साइटोसोलिक साइट पे भी हो सकती हैं। इसी तरह से ही जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो इनसाइड दी सेल यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेपरेट प्रोटीन्स होंगे, जैसे ये एक ब्लैक लाइन है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनसाइड दी सेल और आउटसाइड दी सेल नॉन कोवेलेंटली प्रोटीन्स के साथ अटैच हो सकती हैं। अब ये जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स में आपने ये याद रखना है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना है। तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रोटीन के हेलिकल स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। और जो इन अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन्स होंगी और जो नॉन पोलर होंगी वो हाइड्रोफोबिक टेल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी। यानी ये जो आपके पास प्रोटीन्स होती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो साइटो प्लाज्म की तरफ जो प्रोटीन का पोर्शन होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगा तो ये प्रोटीन के एंड्स जो हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स में एम्बेडेड जो पोर्शन होता है ये प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक रीजन है। ये हाइड्रोफोबिक रीजन अमाइनो एसिड्स की उन साइड चेन्स की वजह से है जो खुद के हैं नॉन पोलर है। और अमाइनो एसिड का जो पोर्शन पोलर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना देगा। जैसा कि अभी हमने जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात की थी, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं दोनों लेयर्स के साथ अटैच होती हैं। अगर इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कोई चैनल हो या पोर हो तो हम इन्हें चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनके अंदर जो डायामीटर बनता है ये 0.8 नैनोमीटर होता है। यहाँ से आयंस मूव करेंगे क्योंकि प्रोटीन की जो टेल्स होती हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो पोलर सब्सटेंसेस के लिए बैरियर होती हैं। अब प्रोटीन्स जो बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं हैं यानी मैंने आपको बताया था जो कोवेलेंटली अटैच हो जाती हैं, इनसाइड पे भी अटैच हो सकती हैं आउटसाइड के साथ भी अटैच हो सकती हैं। इसी तरह से ही जो नॉन कोवेलेंटली अटैच प्रोटीन्स होती हैं वो सेल के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जानिब जिस तरह से प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगी। अब प्रोटीन्स के लिए एक और टर्म्स यूज़ होती है इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन्स को आप इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ये स्ट्रांगली अटैच होती हैं लिपिड बाइलेयर के साथ और इनके रिमूवल के लिए डिटर्जेंट्स अप्लाई किए जाते हैं ट्राइटॉन X100 और सोडियम डूडिसाइल सल्फेट। डिटर्जेंट्स फास्फोलिपिड्स की तरह के ही होते हैं लेकिन इनके पास सिंगल हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, फैटी एसिड की चेन होती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स को आप सेल मेम्ब्रेन से डिटर्जेंट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं लेकिन सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन होगी। फास्फोलिपिड्स को कम्प्लीटली आप ख़त्म करेंगे डिस्ट्रॉय करेंगे तो तब इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगी। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन्स की आइसोलेशन फास्फोलिपिड की बाइलेयर्स को डिस्ट्रॉय किए बगैर हासिल की जा सकती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको लिपिड बाइलेयर को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, ये लूजली अटैच होती हैं और कैन ईजीली बी रिमूव फ्रॉम लिपिड बाइलेयर। तो ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं जो स्ट्रॉन्ग लूज अटैचमेंट को शो करती हैं। अच्छा, इन दो टर्म्स में डिफरेंस रखना ज़रूरी है। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन ओलिगोपोलीसेकेराइड और शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर्स अटैच विद प्रोटीन्स और प्रोटीओग्लाइकन्स। पॉलीसेकेराइड्स और लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, ये अमाइनो एसिड्स एक मिस्टेक है। पॉलीसेकेराइड्स और लॉन्ग चेन्स ऑफ sugars attached with proteins. Glycolipids, when sugars are attached with lipids, mostly proteoglycans और glycoproteins are greater in concentration। और एक चीज़ ये याद रखनी है, हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो टू लेयर्स हैं हम कहते हैं ये एसिमेट्रिकल हैं
यानी दोनों लेयर्स जो साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक जो लेयर्स होती हैं फास्फोलिपिड्स की, ये स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये नॉन साइटोसोलिक यानी आउटर लेयर के साथ होंगी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस कर रही होगी। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और ये आउटर सरफेस पे कोट बना रही होती हैं, तो इसे ग्लाइकोकैलिक्स कह दिया जाता है। अब देखें जी कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है। जिस तरह से इस स्लाइड में आपको बताया गया था कि ये जो आपके पास फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी टेल्स के दरमियान यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का काम ये है कि ये फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फास्फोलिपिड की बाइलेयर्स को। अब फ्लूइडिटी का क्या मतलब है? हम ये कहते हैं कि द ईज विद विच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड इन वन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, यहाँ पे भी लिपिड मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, इन कह सकते हैं इन वन लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स और इन वन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखें जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें लेटरल मूवमेंट्स हो सकती हैं किसी एक लेयर में लेटरल मूवमेंट्स राइट और लेफ्ट, और ये अपने एक्सिस पे भी ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे रोटेट करते रहते हैं, और ये दोनों जो हैं आपके पास लेयर्स में ऊपर नीचे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की मूवमेंट्स होती हैं, यानी दो लेयर्स में ऊपर नीचे मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, लेटरल मूवमेंट्स होती हैं और अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी कर सकती हैं। तो ये फ्लूइडिटी कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सेल मेम्ब्रेन की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो फिजिकल स्टेट होती है, वो कुकिंग ऑयल जैसी होती है। जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, इसमें ये टर्म फ्लूइड जो होती है ये लिपिड्स के लिए ही है और मोज़ैक प्रोटीन्स के लिए है। तो ये जो फ्लूइडिटी है इसे मेंटेन करना और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना ये फास्फोलिपिड्स का काम होता है। अब जो है ये जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स का मैंने आपको बताया कि इट इज़ द मूवमेंट बिटवीन टू लेयर्स। लेटरल मूवमेंट्स राइट और लेफ़्ट साइड पे होती हैं। रोटेशन जो है अबाउट इट्स एक्सिस ये रोटेट कर सकते हैं, और इसकी नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होती है, फिज़िकल स्टेट होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो कुकिंग ऑयल जैसी होती है। हाँ, जैसे ये आपके पास जो हैं घीज़ वगैरह हो गए, बटर हो गए, इन्हें रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाए तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसी तरह से लो टेम्परेचर सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स को स्टिफ बना सकता है, रिजिड बना सकता है। लेकिन इस रिजिडिटी को कंट्रोल करने के लिए लिपिड्स होंगे, यानी फ्लूइडिटी मेंटेन होगी। हाइड्रोकार्बन की चेन्स जितनी ज़्यादा लॉन्ग होंगी तो ये आपस में स्टैक हो सकती हैं, ये आपस में टाइटली या कम्पैक्टली अरेंज हो सकती हैं, जो फ्लूइडिटी को डिक्रीज़ करेंगी और रिजिडिटी को इंक्रीज़ करेंगी। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक टेल्स की पैकिंग को प्रिवेंट करता है, यानी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब जो है जिस तरह से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर पे घी वगैरह बटर ये स्टिफ हो जाते हैं, इसी तरह से आन्कोरिंकस मैकस ये रेनबो ट्राउट है, इसका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है ये मोस्टली 5 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लो टेम्परेचर पे ये फ़िश जो है सरवाइव करती है, इसे रेनबो ट्राउट कहा जाता है। अब ये लो टेम्परेचर पे इसके जो गिल्स के सेल्स होंगे और उनकी सेल मेम्ब्रेन्स होंगी, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ कर देती है, ताकि ये जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है जो लिपिड्स को स्टिफ़ कर सकता है, ये उस स्टिफनेस को कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ कर देती है, ताकि जो एक्सचेंजेस हो सके। यानी बहुत ज़्यादा अगर स्टिफ सेल मेम्ब्रेन होगी तो फिर आउटर और इनर एनवायरनमेंट में एक्सचेंजेस नहीं होंगे।
इसी तरह से ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेल मेम्ब्रेन्स की जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं उनमें अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएं तो उनकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। जैसा कि कोल्ड इन्वायरमेंट में जो अडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स है वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, इसी तरह से ही लो टेम्परेचर पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स उनकी सेल मेम्ब्रेन्स में जो हाइड्रोकार्बन टेल्स होंगी उनमें कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड्स होंगे, जो अनसेचुरेशंस होंगी वो ज़्यादा होंगी। जिस तरह से आपके पास ओमेगा 3 सीरीज़ जो है फैटी एसिड्स हो सकते हैं जिनमें कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान जो है फर्स्ट डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह से ओमेगा 5 सीरीज़ के फैटी एसिड्स हो सकते हैं जहाँ पे जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान होगा। मोस्टली जो फास्फोलिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं उसमें 14 to 24 कार्बन्स होते हैं और यूजुअली 18 to 20। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन मोस्टली सेल मेम्ब्रेन्स में ये नंबर ऑफ़ कार्बन्स देखे गए हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि लॉन्ग चेन्स जो हैं वो स्टैकिंग करेंगी, कंपैक्शन होगी तो जिससे रिजिडिटी आएगी। तो अगर डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन में आ जाएं तो फिर भी फ्लूइडिटी मेंटेन होती है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े इससे हमें ये चीज़ पता चली कि सेल मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, एवर चेंजिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एक ही लेयर में और दोनों लेयर में मूव करते रहते हैं। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो जो फैटी एसिड्स के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। और इसी तरह से जो प्रोटीन्स भी हैं हम कहते हैं कि दे फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स इन अ सी। प्रोटीन्स इन फॉस्फोलिपिड्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स इन अ फ्लोटिंग सी। तो सेल मेम्ब्रेन एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एवर चेंजिंग डायनामिक स्ट्रक्चर है। अब हम आ जाते हैं जी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि चैनल प्रोटीन्स बताया था, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो दोनों लेयर्स के साथ अटैच होती हैं। अगर इनमें चैनल हो उस चैनल का डायमीटर 0.8 नैनोमीटर होगा और ये चैनल प्रोटीन्स जो हैं ये स्मॉल आइंस के लिए होंगी क्योंकि जो आयन्स हैं फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता तो उसके लिए ये चैनल्स होंगी। चैनल सेलेक्टिव होती हैं, सोडियम के लिए अपनी चैनल्स होंगी, पोटाशियम की मूवमेंट के लिए अपनी चैनल्स होंगी। अब जो चैनल्स की जो इनसाइड होती है इस पे कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इन्हें सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट मैंने किया है कि जो इन्हें सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और जो अंदर डायामीटर होगा ये बहुत कम है, 0.8 नैनोमीटर आयंस की मूवमेंट के लिए। आयंस हमेशा ओपन भी रह सकती हैं अगर इनके साथ कोई गेट्स ना हो। ये जो बॉटम में जो दो डायग्राम्स हैं इस पे अगर आप देखें तो इनके साथ गेट्स लगे हुए हैं। ये जो राइट साइड है इधर गेट क्लोज्ड है और ये जो लेफ़्ट साइड पे इधर गेट ओपन है, तो इन्हें गेटेड चैनल्स कहा जाता है। अब इसी तरह से ही ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स सोडियम की हो सकती हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स पोटाशियम की हो सकती हैं। ये हम न्यूरॉनल फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ही जो प्रोटीन्स हैं ये कैरियर प्रोटीन्स हो सकती हैं। ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनमें कोई चैनल्स नहीं होंगी। अब कैरियर प्रोटीन्स के पास बाइंडिंग साइट्स होंगी जिस सब्सटेंस को इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। ये भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती हैं, यानी इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं जब कोई सब्सटेंस इनके साथ आके बाइंड करता है। अब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जिसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी ये एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है। कैरियर प्रोटीन्स के लिए यूनिपोर्टल स्टर्म यूज़ होती है जब किसी एक डायरेक्शन में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड एक ही मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। सिम्पोर्टर उन कैरियर प्रोटीन्स को कहा जाता है जब दो मालिक्यूल्स किसी एक डायरेक्शन में जो है
ट्रांसपोर्ट हो रहे हों आइदर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एंटीपोर्टर्स वो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जब दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हों लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शंस। कैरियर प्रोटीन्स की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक स्पेसिफिसिटी, एक सेचूरेशन और एक कंपटीशन। यानी कैरियर प्रोटीन्स स्पेसिफिक होंगी फॉर वन और मोर क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंसेस। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंसेस हों, लेकिन स्पेसिफिक होती हैं। आगे हम दो एग्जांपल्स बताएंगे आपको। देखिए, एक कैरियर प्रोटीन जो ग्लूकोज के लिए है तो वो किसी और सब्सटेंस को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकती। फॉर एग्जांपल यूरिया या यूरिक एसिड को, वो ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेगी। इसी तरह से कुछ ऐसी कैरियर प्रोटीन्स हैं जो ग्लूकोज और कुछ क्लोजली रिलेटेड अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। और इस तरह की कैरियर प्रोटीन्स जो इंटेस्टाइन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पे जो है हम कहते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाए बनते हैं और माइक्रो विलाए बनते हैं, वहाँ पे जो एपिथेलियम होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उन सेल्स में ये सोडियम और अमाइनो एसिड के कैरियर्स अटैच होंगे, सॉरी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के कैरियर प्रोटीन्स अटैच होंगी। जिस तरह से ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास ल्यूमन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, और ये हमारे पास एक एपिथेलियल सेल है और ये उसके ऊपर जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन है जिसमें ये मालिक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल GL ग्लूकोज को शो कर रहा है, उसकी बाइंडिंग साइट ये है। और ये जो आपको एक स्फेरिकल जो है जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सोडियम आयन के लिए और उसकी बाइंडिंग साइट ये है। तो अब ये देखें, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। बाइंडिंग साइट पहले नॉन साइटोसोलिक साइट को फेस कर रही है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट जो है अब साइटोसोलिक साइट को फेस कर रही है, क्योंकि इस कैरियर प्रोटीन ने फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की है। अब दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये कैरियर प्रोटीन सिम पोर्टर है, सिम पोर्टर। तो ये ग्लूकोज और सोडियम की जो है ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम ल्यूमेन इनटू द एपिथेलियल सेल्स, इनटू द एपिथेलियल सेल्स। फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो एक अलग से एक शॉर्ट सा टॉपिक होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह से ही देखिए जी, एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगर इसकी कैरियर प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाए तो फिर सिस्टीन जो है ये रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जा सकेगा और फिर ये वाटर इनसॉल्युबल भी होता है ये अमाइनो एसिड। तो फिर ये स्टोन्स क्रिएट करेगा जो अमाइनो एसिड के स्टोन्स होते हैं, और अगर यही सिस्टीन यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाए तो इसे सिस्टीन यूरिया कहा जाता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनकी फंक्शनिंग इम्पॉर्टेंट होती है, ये स्पेसिफ़िक होती हैं स्पेसिफ़िक सब्सटेंसेस के लिए, और इनमें इन कैरियर प्रोटीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो तो फिर डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। और यही इनकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी स्पेसिफिसिटी। अब सेचूरेशन, यानी लिमिटेड जो है बाइंडिंग साइट्स होंगी कैरियर प्रोटीन्स के पास, जिसकी वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और जब किसी भी मालिक्यूल की ट्रांसपोर्ट के लिए एक लिमिट आ जाए तो फिर उस सब्सटेंस का ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है। जब तमाम की तमाम बाइंडिंग साइट्स किसी भी सब्सटेंस की कैरियर प्रोटीन के ऊपर वो सैचुरेट हो जाएं, यानी कैरियर प्रोटीन की तमाम बाइंडिंग साइट्स को वो वो सब्सटेंस जिसने ट्रांसपोर्ट होना है वो ऑक्यूपाई कर ले, तो ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है। उसके बाद जो भी जो बाइंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कैरियर प्रोटीन्स की, सैचुरेशन। और इस सैचुरेशन को हम मज़ीद रीनल फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कंपटीशन,
अगर दो क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन के ऊपर बाइंड करने के लिए compete कर रहे हों, तो इसे कंपटीशन हम कहेंगे। जब दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों क्लोज़ली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो फिर कंपटीशन होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नाव है और दरिया की एक तरफ से दूसरी तरफ जो है 50 मेल्स और 50 फीमेल्स ने जाना है। तो जब कश्ती एक कोने पे जाएगी, अगर जो है और उसमें एक जो कैपेसिटी है उस नाव में, उस बोट में, वो जस्ट 50 की है। अब जो किनारे पे लोग खड़े हैं वो 100 हैं, 50 मेल्स और 50 फीमेल्स। अगर सिर्फ और सिर्फ 50 मेल्स आ जाएं, 50 मेल्स आ जाएं तो फीमेल्स ना हो तो फिर कोई इशू नहीं, क्योंकि वो 50 उसका पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है, बाकी नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे। लेकिन एक ही वक्त में मेल और फीमेल दोनों compete करें तो ऑब्वियसली फिर जो है सारे के सारे 50 मेल्स नहीं होंगे, 50 फीमेल्स भी नहीं होंगी। कुछ मेल्स आएंगे, कुछ फीमेल्स आएंगी जो ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए जो बाइंडिंग साइट्स हैं उस पे अगर सब्सटेंसेस compete कर रहे हों तो फिर ये हमारे पास सिनेरियो होगा।